ब्रिज का काम हम सब लोग मिलके कर सकते हैं। ब्रिज तो आप ही हैं, आप लोग इसकी सेंसिटिविटी को फैलाइए। मेरी CMHO से साहब से भी बात हुई थी, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि वो अपने लेवल पे इस प्रकार के कुछ नोटिस सब जगह भेजें। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सबको भेजेंगे। और एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं और जो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, तो उन लोगों के साथ हम लोग एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी 10 दिन के बाद होगी, जिसमें हम लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास मरीजों को ऐसे ही ना, क्योंकि हमने ये देखा है कि इमरजेंसी में रात में 10 बजे के बाद सडनली पेशेंट हमारे पास भेज दिए जाते हैं। उस समय मना करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इसका फिर मिसयूज़ होगा तो कहीं ना कहीं फिर हमको अपनी पॉलिसी पे रीथिंकिंग करना पड़ेगा। तो हम लोग एक इस प्रकार का एक अभी 10 दिन के बाद एक मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सभी लोग मिलकर बात करेंगे। देखिए, उम्मीद है कि कोई एक अच्छा रास्ता इसका निकल आएगा। और कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करना था, तो मैंने सोचा कि आज क्योंकि डॉक्टर्स डे है, तो इससे अच्छा शायद मौका नहीं हो, क्योंकि हम लोगों ने जो भी कुछ पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तब से अब में कुछ लैंडमार्क्स हमने अचीव किए हैं। उन लैंडमार्क्स को आपसे शेयर करना जरूरी था। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पेशेंट की स्टोरी है जो हम आपसे, मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से वो लोगों को पता लगे। जैसे आप सबको पता है कि हाल में ही जो इंडिया टुडे की जो रैंकिंग निकली है, उसमें हम लोग पिछली बार 20 थे, इस बार हम लोग 16 में पहुंचे हैं। और जितने नए एम्स हैं उसमें हम नंबर 2 पे हम लोग आए हैं। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तब से हमने कुछ निर्णय लिए, जिसमें हम लोग अब इस समय हमारे 960 बेड्स जो हैं, वो 960 बेड हमको सैंक्शन हैं, लेकिन हम लोग 1260 बेड्स पे काम हम लोग कर रहे हैं। और ये 1260 बेड से हम लोगों ने 5 नए डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने क्रिएट किया है। और अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने दो नए डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ रूमेटोलॉजी के लिए नए रेजिडेंट और नई फैकल्टी को भी देने के लिए हाँ कह दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे शेयर ये करना है कि हमारा 150 बेड का जो CCU बन रहा था, जिसमें बहुत ही सीरियस पेशेंट रखने की व्यवस्था है, उसको हम लोगों ने ट्रॉमा सर्विसेज से जोड़ा। और उस जोड़ने से हमारे आने वाले 6 महीने में हमारे कम से कम 70 बेड जो हैं वो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए बढ़ जाएंगे। जितने हमारे पास हैं अभी, हमारे पास 80 प्लस 140 के करीब है। उसके एडिशन में हम लोग 70 नए बेड्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। हमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिल गई है। एक जो एपेक्स पीडियाट्रिक सेंटर हमारे बनाने में, जो कि पूरे सेंट्रल इंडिया का अकेला ऐसा पीडियाट्रिक सेंटर होगा, जिसमें OPD से लेके जितने भी डिपार्टमेंट हैं पीडियाट्रिक के, वो सारों का एक ही छत के नीचे इलाज होगा, इंक्लूडिंग उनके इन्वेस्टिगेशन और ब्लड का जांचों का। उसके लिए फर्स्ट फेज के लिए हम लोगों को लगभग 99 CR का हम लोगों को बजट के लिए इन प्रिंसिपल उन्होंने हाँ कह दिया है गवर्नमेंट ने। इसी प्रकार से जैसा आप जानते हैं कि OPD की संख्या इस समय हम लोग एवरेज यदि निकालें तो 53-5400 पर डे की हमारी संख्या है। तो उसको देखते हुए हमारे पास अभी एक्सपेंशन के चांसेस नहीं थे, और नए डिपार्टमेंट के लिए हम नई OPD वगैरह क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों को उन्होंने एक सेंट्रल OPD ब्लॉक बनाने के लिए भी 80 करोड़ का बजट आवंटित
इन प्रिंसिपल कर दिया है। और उससे क्या होगा कि हम लोग कुछ ओपीडीज को उस सेंट्रल ओपीडी में हम लोग ले जाएंगे जहां पे पेशेंट की ना सिर्फ ओपीडी सर्विसेज होंगी बल्कि सारी जो भी जांच की व्यवस्था है वो उसी में होगा। तो इधर जो अभी एक चीज़ है कि भागना पड़ता है वो चीज़ को शायद उसमें आराम मिलेगा। इसी के साथ गवर्नमेंट ने हम लोगों को डायलिसिस और कैथ लैब 24/7 24 अभी हम लोग 8 से 10 घंटे हम लोग चलाते हैं क्योंकि हमारे पास मैन पावर लिमिटेड है। उन्होंने मैन पावर के सैंक्शनिंग के लिए हम लोगों को इन प्रिंसिपल परमिशन दे दी है। तो जल्द ही हम 24/7 डायलिसिस और कैथ लैब की सर्विसेज दे पाएंगे। और साथ में उन्होंने हमको ये भी बोला है कि डायलिसिस की सर्विसेज बनाने के लिए 4 नई डायलिसिस मशीन, अभी हमारे पास 7 या 8 हैं, और उसमें 4 और ऐड करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दिया। माध्यम से कई बार हम लोगों को से पूछा जाता था कि एमआरआई की बहुत लंबी लाइन रहती है और कई महीनों के बाद का हम लोग अपॉइंटमेंट देते हैं। तो इस बार उन्होंने हम लोगों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि हम एक और एमआरआई मशीन पीपीपी मॉडल पे यहाँ पे लगा दें, जिसके लिए हम लोग टेंडर प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। बहुत ही एक लॉन्ग अवेटेड पेट सीटी और गामा नाइफ जो मैं बार बार आप लोगों को बताता था कि जल्द शुरू होने वाला है, अब वो शुरू हो चुका है। तो पेट सिटी और गामा नाइफ दोनों ही जब आप लोग आ रहे होंगे तो ये जो कैंसर वार्ड है इसी से बगल में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे पेट सिटी और गामा नाइफ का कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1 साल में ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा। जहाँ तक ट्रॉमा की सर्विसेज है, ट्रॉमा की सर्विसेज में जैसे आपको पता है कि हम लोग हमारा नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है और शायद हम बहुत उन्हीं मरीजों को वापस करते हैं जिनके लिए हमारे पास बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, या वो ऐसे मरीज जो बहुत ज़्यादा हमें लगता है कि बहुत सीरियस नहीं है तो उनको फर्स्ट एड देके हम लोग जो है पेशेंट को वापस कर देते हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट ऐसा मतलब कोशिश करते हैं कि कोई भी पेशेंट बिना इलाज के वापस ना जाए। और लगभग 68% यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग ईयर से अपने को कंपेयर करें तो 68% हमारे जो फुटफॉल है वो इमरजेंसी सर्विसेज का बड़ा है। उसी से संबंधित एक इंटरेस्टिंग कल केस एडमिट हुआ था, तो मैं वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले अपने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कि वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है वो सब आपके सामने रूबरू होंगे। तो डॉक्टर शशांक प्लीज इस इशू को उठाना चाहते थे कि हमारे पास डिस्पाइट कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, हम ऑलरेडी ओवर स्ट्रेस्ड हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स की वजह से। इस प्रकार के जब केस हमारे पास आते हैं तो हमारे पास एक पशुपेश होता है कि क्या हम मानवता के नाते उसका इलाज कहाँ तक करें, और कोई छोड़ दिया तो क्योंकि वो डेस्टिट्यूट पेशेंट है तो उसका कहीं कोई घर बार भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम इलाज करके वापस भेज सकें, ना ही उसका खर्चा। तो हमारे पास शायद मैंने पहले भी आपको शेयर किया होगा कि हमारे पास रोगी कल्याण समिति, जो कि हम लोगों ने अपने ही रिसोर्सेज से 2.5 करोड़ रुपए से रोगी कल्याण समिति के ऐसे मरीजों के लिए हम लोगों ने इस पैसे को आवंटित किया जो पेशेंट हमारी इमरजेंसी में आते हैं, या तो वो डेस्टिट्यूट हैं इसी तरीके के जिनके के ऊपर कोई खर्चा नहीं कर पाता, और ना ही वो उनके पास वो सारे कागज हैं जिसकी वजह से हम उनको फ्री सर्विसेज दे पाए, जैसे आयुष्मान है, बीपीएल या कुछ इस तरह का कार्ड नहीं है। तो उसको पेशेंट को 2 तरीके होते हैं कि आप इसको इग्नोर करें और जाने दें या इसको करें। तो हम लोगों ने ये हम सब लोगों ने मिलकर ये आने वाले समय में ये बात रखी कि हम लोगों को ऐसे मरीजों को कम से कम बेसिक ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और हम लोगों ने पिछले इस
8 महीने में लगभग रोगी कल्याण समिति हमने बनाई है और लगभग 20 लाख से ज़्यादा रुपीस का हम लोगों ने ऐसे मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट, जो कि फ्री कैंसर मतलब वो उसमें फ्री वाले किसी स्कीम में नहीं आते हैं, जो स्कीम से बाहर हैं, लेकिन वो वास्तव में इस तरीके के ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इस 20 लाख में ऐसे मरीज भी हैं जो आयुष्मान का पैकेज खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी उनका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होता, तो उसको हम लोग पूरा करते हैं। तो इस मरीज को हम लोग इसी रोगी कल्याण समिति के दायरे में हम लोग उनका ट्रीटमेंट करेंगे और हमें ऑर्थोपेडिक्स की टीम हमारे साथ बैठी है, ट्रॉमा इमरजेंसी की टीम है, हम लोग उनका ट्रीटमेंट करके भेजेंगे। लेकिन मैं ये आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि यदि ये सही आप लोग कैसे पहुंचाएं सही जगह पे ये हमारा मैसेज कि ये ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज कहीं भी हो सकता है, उनको एम्स में आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम यदि ऐसे मरीजों पे का इलाज करना शुरू करेंगे एम्स में, तो जो वास्तव में जिनको हमारी ज़रूरत है हमारे बेड्स भर जाएंगे। और क्योंकि ये अब महीनों ये हमारे यहाँ रहेगा, इसको कोई लेने वाला भी नहीं है, तो एक बेड हमारा परमानेंट एक ही वजह से होगा। तो ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। समाज के सभी प्रबुद्ध लोग, सभी रिसोर्सफुल लोग जो हैं, उनको इस बात पे सोचने की ज़रूरत है। और आपको बुलाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आपके माध्यम से, मुझे भी नहीं मालूम है कि क्या रास्ता है, लेकिन आपके माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि एम्स में ऐसे पेशेंट्स को हम लोगों को जब तक भी बहुत ज़रूरी ना हो तब तक हमसे शेयर किया जाए। बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन नहीं भी होगा तो हम जो भी भरसक कोशिश कर सकते हैं उनको हम लोग इनकी सर्विसेज करेंगे। और यहाँ तक ये मरीज़ है उसका हम लोग खाना पीना, उनके कपड़े, उनका डेली जो भी उनका नीट एंड क्लीन रखने की जो भी प्रोसेस है, वो सब हम लोगों के आदमी ही इसको करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये हो जाएगा तो आप लोगों के माध्यम से कोई ऐसा स्वयंसेवी संगठन सामने आए जो इस तरीके के मरीजों को हमारी ट्रीटमेंट पूरे होने के बाद अपने यहाँ रख सके, जिससे कि इस पेशेंट का जिसमें ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो हम उसको भेज सकें। तो इस चीज़ को शेयर करने के लिए, और ये कुछ जो पिछले बार हम लोग आपसे मिले थे, पिछली बार किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलता हूँ, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मिल लेते हैं, तो इसलिए मेरा आपसे मिलना है। यदि अब इसके बाद आपको कोई चीज़ हो या कोई सजेशन हो तो आपका स्वागत है, आप मुझसे
हो जाएगी और क्या इसमें ये एम्स के अंदर ही सुविधा रहेगी या हम बाहर किसी के साथ टाई अप करेंगे? अच्छा, पीपीपी मॉडल का मतलब है कि हम किसी प्राइवेट सेक्टर के आदमी से बात करेंगे जो कि टेंडर के माध्यम से जो कि पीएसयू होती हैं, गवर्नमेंट की पीएसयू होती हैं, हम उनको प्रिफर करते हैं। मतलब प्राइवेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी प्राइवेट नर्सिंग होम वाला या कोई उस तरह का हम नहीं करते। पीपीपी मॉडल है कि हम लोग किसी पीएसयू से कांटेक्ट करेंगे जो कि हमारी टर्म्स कंडीशन के हिसाब से टेंडर में वो चिन्हित होगा। और यदि अभी हमने शुरू किया क्योंकि परमिशन अभी मुझे इसी महीने मिली है, तो हम लोग टेंडर निकालेंगे। टेंडर प्रोसेस में सब चीज़ें होने में 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है। उसके बाद एमआरआई की बिल्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि 6-8 महीने तो आराम से और अभी लगेंगे। देखिए, ये तो इसमें निर्भर करता है कि आने वाले मरीजों की संख्या बढ़ेगी कि इतनी ही रहेगी। यदि आप और अच्छी सर्विसेज देंगे तो संख्या और बढ़ेगी, तो वेटिंग और बढ़ेगी। एमआरआई, यदि सिर्फ एमआरआई कराना है तो एम्स के अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स हैं जहां पे एमआरआई किया जा सकता है। तो यदि सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर कर लें प्रॉब्लम को और सारे एमआरआई हम ही करने पे आ जाएंगे, तो फिर नेचुरली हमारी भी एक लिमिटेशन है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन माननीय सेक्रेटरी साहब ने भी पूछा था कि भाई कब जीरो आ जाएगा, तो हमने कहा सर जीरो कभी नहीं आएगा, इसलिए कि हम जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे अभी और ज्यादा आ जाएंगे। आज की तारीख में जितने पेशेंट हमें एमआरआई के होते हैं, जितनी जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे 4 एमआरआई की मशीन चाहिए एम्स में, 4, जो कि हमारे पास स्थान नहीं है कि हम 4 कहाँ लगवाएंगे। लेकिन तब भी हम ये नहीं कहते, लेकिन तब भी हम ये कहते हैं कि इस सर्विस से शायद जो इमरजेंसी और नीडी हैं उनको थोड़ा सा बेहतर वो मिलेगा, वेटिंग कम होगी। अभी कितनी क्लियर पता लगा इसको कोई छोड़कर चला गया है और इसका कोई भी जान पहचान वाला कुछ भी नहीं है। हमारे जो सर ने मेडिकल सुपरेंट सोशल वर्कर्स हैं, उसमें एक राजेश है, उन्होंने उसको अपने कपड़े मंगवाए, अपने कपड़े के साथ मंगा के उसको साफ सुथरा नहलाया गया। उसके बाद तुरंत कॉल की ऑर्थो विभाग को, ऑर्थो डिपार्टमेंट ने बहुत ही प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करके पाया कि इसकी एक हड्डी टूटी हुई है, पैर में जो 2 हड्डियाँ होती है, एक टूटी हुई है और एक डिसलोकेट हो रखी है, और उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ और इस समय वो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में भर्ती है। तो वो कैसा चल रहा है, उसका क्या फीडबैक है सर? उसका फीडबैक ये है कि हमने उसमें एक और चीज़ जोड़ी है कि अभी तक हमारे यहाँ से गोहरगंज के लिए हम दोनों ने आपस में जोड़ा था। हम लोगों ने अब जो है इसको तीसरा जो हमारा चिकलौत जो है हमने कर लिया। तो यहाँ से होके गोहरगंज जाएगा, गोहरगंज से चिकलौत जाएगा, चिकलौत से फिर आएगा। तो इससे कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाएगी और शायद अभी तक जितने भी पूरे शायद नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें तो जितने भी चलते हैं वो 1 to 1 प्लेस पे जाते हैं, 2 जगहों के बीच में जोड़ते हैं। हम लोग जो है वो इस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए एक एमयू होना है कमिश्नर साहब से, क्योंकि पूरे एरिया में हमें कवर होना है। उसके लिए हमने अपना प्रारूप जो एमयू का है उनको भेज दिया है। जैसे ही उनकी तरफ से हरी झंडी मिलेगी तो ये शुरू हो जाएगा। हमारी तरफ का काम पूरा है, हमारी जिसको हमने ये ऑर्डर दिया है जिस कंपनी को, उसकी तरफ से सारी चीजें कंस्ट्रक्शन हो गई हैं। सिर्फ फ्लाई तब शुरू होगी जब एमयू साइन हो जाएगा। सर, ये जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, कितने पेशेंट हैं जो एम्स में अभी भर्ती होंगे एट अ टाइम? देखिए, अभी डेस्टिट्यूट के फॉर्म में हम लोगों के पास अभी मेरे ख्याल से 8 केसेस ऑलरेडी इस तरीके के हैं। ये यूजली डेस्टिट्यूट जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और वो बेहोश हो गया या थोड़ा सा कॉन्शियसनेस उनकी खराब हो गई, कुछ याद नहीं है, तो वो एक मजबूरी होती है। लेकिन ये तो फुल्ली कॉन्शियस पेशेंट है जिसको सब पता है अपने बारे में, तो इसके साथ वो वाली चीज नहीं है। तो ये थोड़ा सा अलग है। ये ऐसा नहीं कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ और एकदम से कोई लाके हमारे यहाँ छोड़ गया। सबसे दुख की जो बात है, जो मेरे को लगता है, जो मतलब ऐसा लगता है कि किसी को छोड़ना ही था तो वो अंदर आके छोड़ देता, कम से कम कागज पत्तर पूरे करा लेता।
तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता कि उसको बाहर छोड़ दिया। मैडम यदि वहाँ ना आती वहाँ पे, क्योंकि उनका काम तो अंदर है, बाहर सड़क पे तो नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने देखा और उसको किया। तो ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि लोगों को जिसने भी छोड़ने आया, शायद जब आप इस खबर को छापेंगे तो वो देखेगा और हमारी बात को पढ़ेगा कि यदि वो अंदर आके डॉक्टर से थोड़े वो कर लेता तो अच्छा रहता। सर दूसरा ये जो देखिए, मरीज को खुद को ये पता तो नहीं रहता है कि वो है, लेकिन आसपास मेरे ख्याल से एम्स के अलावा बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इसका जवाब देना कि हर आदमी चाहता है कि मैं अपनी जगह बेस्ट जगह जाऊं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम बेस्ट देने के बाद भी हम एक जगह जाके हमको रुकना पड़ेगा, हम उससे ज़्यादा हमारे पास संसाधन नहीं है। तो यदि हम यहाँ से किसी को फर्स्ट एड दे के भेजें तो कम से कम जनता उसको स्वीकार कर ले कि हर मरीज जो हमारे यहाँ आया हम उसको भर्ती ही कर ले। शायद उतना ही आवश्यकता भी नहीं है, हो सकता है कि हम फर्स्ट एड देके एडवाइस करके यदि हम उसको भेजें कि वहाँ फला जगह चले जाओ, वहाँ पे उनको कर लेना चाहिए। तो ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है कि मरीज को तो नहीं पता। सही बात कह रहे हैं, मरीज को नहीं पता है, मरीज अपने आप तो फैसला नहीं ले सकता। सर जैसे ये अभी एक पेशेंट आया था जो अब रहेगा उसका जब ये हो जाएगी 2 है, सीटी स्कैन अभी हमारे पास 1 है, दूसरी का प्रोक्योरमेंट शुरू हो गया है, तो वो भी 3-4 महीने में सेकंड सीटी स्कैन की मशीन भी पेट सीटी का अभी जाता है। मैंने आपको बोला पेट सीटी और गामा नाइफ दोनों का ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, तो 6-8 महीने में वो कंप्लीट हो गए। मशीन वगैरह का ऑर्डर हो गया है, तो वो पेट सीटी अब यहीं पे हमारा होना शुरू हो जाएगा। आपने बड़ा अभियान शुरू किया जब बताइएगा जब क्या बोला ये जो बोला बस शॉर्ट में जैसे कोई शोध पत्र होता है या फिर कोई ऑपरेशन होता है तो वो शाम को 7, 7:30, 8 बजे तक मिलता है हम लोगों को। उसके बाद अगर उस पर हम लोग कुछ काम करना चाहें तो वो संभव नहीं होता और फिर टाइम लिमिट भी कम होती है। यदि वो सुबह के टाइम पे मिल जाए तो फिर हम उसको ज्यादा अच्छे से आगे उस पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रखें कि मेरे ख्याल से आज की खबरों को 1 दिन का गैप आएगा, 1 दिन ये कवर कर लेंगे। देखिए मेरा थोड़ा मैं लालची आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एम्स के बारे में रोज खबर आए, ऐसा मेरी सोच है। रोज आएगा वो और इसलिए मैं शुक्ला जी को आप इस बात का ध्यान दें कि जो भी खबरें हैं ये बात सही है। हम लोग कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि 4 बजे तक 5 बजे तक दे दीजिए, क्योंकि लखनऊ में भी जब मैं था तो यही एक प्रॉब्लम आती थी कि उनको काम 6-7 बजे तक वो खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद ऐड नहीं कर पाते। तो हम लोग नेक्स्ट उसमें डाला करें तो कंटिन्यूटी बन जाएगी, वो हो जाएगी। तो हम काम कर ही रहे हैं और आपको क्या लगता है कि और क्या काम करने की आवश्यकता है जिससे हम और सर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर इमरजेंसी में एम्स भोपाल आने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इमरजेंसीज ऐसी हैं, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारी इमरजेंसीज ऐसी हैं जो हमारे आने के अलावा और जो मेडिकल गवर्नमेंट के जो मेडिकल वो हैं फैसिलिटीज़ हैं उसमें उनका इलाज हो सकता है। तो यदि जागरूकता बढ़े, सभी लोग मिलके इस चीज़ को करें और जो स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके माध्यम से कुछ इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन निकले कि एम्स में भेजने से पहले हमसे एक बार परामर्श कर लिया जाए। हमारे पास हेल्पलाइन है और कम से कम मेजॉरिटी ऑफ टाइम हेल्पलाइन जो है अब समय एक्टिव रहती है और रिस्पांस मिलता है। तो यदि वो हमको बता के करें तो हम अपने संसाधनों के हिसाब से जो है वो हम उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो जहाँ पे भी हों, हमने ये भी ऑप्शन दिया है कि हम अपने, मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, मान लीजिए आर्थोपेडिक्स का ही मान लेते हैं और उनको लगता है कि वहाँ पे कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं, तो हमारा आदमी वहाँ जाके सलाह दे सकता है, रादर देन कि हम पूरे मरीज को यहाँ पे ले लें, जो कि हमारे पास लिमिटेड बेड्स ही है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। बाकी तो सर ये कैसे हो सकता है, मतलब
आपको क्या लगता है कौन इसमें बेस का था? और सारी कोई सुविधाएं भी इसमें एड ऑन होती देखिए, बेड की संख्या नहीं, जो हमारे पास अभी क्रिटिकल केयर के जितने पेशेंट्स, जितने बेड्स हैं, वो उनमें जितनी भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी होनी चाहिए हम ऑलरेडी दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम 100% हमारे क्रिटिकल केयर के बेड जो है भरे रहते हैं। अभी तो हम उन्हीं सुविधाओं को एक्सटेंशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बेड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई चीज हम नहीं थी हमारे पास और वो चीज आ जाएगी, तो बेड के साथ सारी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो वैसी ही रहेगी। सर, एक डिस्कशन हो रहा था। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग बहुत ही शॉर्ट नोटिस